मोशन में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ देखा था। F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, एक्शन रिएक्शन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट। सेकेंड लॉ देखा था, सेकेंड लॉ इज द मेन लॉ। F is equal to net external force on a system is equal to rate of change of momentum of the system. Net external force on a system is equal to rate of change of momentum of the system, और यही कन्वर्ट हो जाता था, याद होगा, यही कन्वर्ट हो जाता था F is equal to ma में। कब भाई? जब ये कांस्टेंट मास सिस्टम होता था तब, कांस्टेंट मास सिस्टम के लिए। तो ठीक है भाई, ये सब तो हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी बात देखा था। और साथ में फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं से हमें इनर्शिया का पता लगा। कैसे भाई? तो जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, जो बॉडी मोशन में है मोशन में ही रहना चाहता है भाई। सेम वेलोसिटी, सेम स्टेट ऑफ रेस्ट और सेम स्टेट ऑफ मोशन। तो अपना स्टेट को रिटेन करने का टेंडेंसी तो इनर्शिया होता है, जिसका पता लगा फर्स्ट लॉ से, इसलिए इसका नाम लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। जो कहता है भाई कि इफ, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़ीरो हुआ देन एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, और एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब हुआ कि जितना वेलोसिटी है उतना ही रहेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो सेम वेलोसिटी के साथ मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तब तक। मीन्स अनलेस इट इज़ कंपेल्ड, अनलेस द बॉडी इज कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट। और कंपेल कौन करेगा? फोर्स, नेट एक्सटर्नल। नेट एक्सटर्नल फोर्स जब लगता है इस पर, तभी ये कंपेल्ड होता है स्टेट चेंज होने के लिए। और बड़ा फोर्स चाहिए अगर बड़ा मोशन है तो, बड़ा अमाउंट ऑफ मोशन है तो मोशन का अमाउंट बताने वाला था मोमेंटम। मोमेंटम बताता है अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट विद द बॉडी। जितना बड़ा मोमेंटम लेके आएगा उसको स्टॉप करने के लिए उतना ही बड़ा हमें फोर्स चाहिए होगा। तो ठीक है भाई, फोर्स और मल्टीप्लाइड बाई टाइम, इसको बोलते हैं इम्पल्स। आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे इम्पल्स के बारे में भी। तो ज़्यादा बड़ा फोर्स चाहिए होता है, ज़्यादा बड़ा मोमेंटम लेकर के आए, ज़्यादा अमाउंट ऑफ मोशन लेके आए, यानी ज़्यादा मोमेंटम लेके आए, तो उसके लिए ज़्यादा फोर्स यानी कि ज़्यादा इम्पल्स चाहिए। तो खैर इम्पल्स की बात अभी नहीं आप समझ पाएंगे, तो आप यूँ ही समझो कि जो ज़्यादा मोमेंटम लेके आएगा, मैंने एग्जांपल बताया था कि एक साइकिल है और एक ट्रक है। तो साइकिल है और एक ट्रक है, दोनों का वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकंड हो, लास्ट डे एग्जांपल लिया था, दोनों का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, इट मीन्स मोशन तो सेम है, मोशन फास्टनेस इज सेम, लेकिन अमाउंट ऑफ मोशन दोनों में डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पे छोटा सा मास वेलोसिटी रखा है तो उसका मोमेंटम ये है, और ये बड़ा सा मास वेलोसिटी रखा है, इसमें मोमेंटम ये है। तो अमाउंट ऑफ मोशन यहाँ ज़्यादा हो गया। ऑल्दो वेलोसिटी सेम है, ये 1 kg है तो 1 × v है, और ये अगर 1000 kg है तो 1000 × v है। इसलिए ज़्यादा मोमेंटम, ज़्यादा अमाउंट ऑफ मोशन। तो सेम डिस्टेंस में अगर स्टॉप करना हो, सेम डिस्टेंस में ट्रक को भी स्टॉप करना चाहते हो, सेम डिस्टेंस में साइकिल को भी स्टॉप करना चाहते हो, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ बहुत बड़ा फोर्स लगेगा। इट विल रिक्वायर लार्जर फोर्स, रिक्वायर्स लार्जर फोर्स टू स्टॉप, मतलब मोशन को फिनिश करने के लिए कि मोशन अब ना रहे, टू स्टॉप इन सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस में अगर स्टॉप करना चाहते हैं तो लार्जर फोर्स चाहिए। तो चलो खैर कोई बात नहीं, ये सब तो जनरल सी बात है। अभी इंट्रोडक्टरी बात हम लोगों ने की थी लास्ट क्लास में, और जाते जाते देखा था हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आज इन पे क्वेश्चन करेंगे। तो देखो ये तो भाई कॉन्सेप्चुअल था, फर्स्ट लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ क्या होता है, इस पे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं सेकेंड लॉ पे।
तो सेकेंड लॉ का न्यूमेरिकल तो F इज इक्वल टू ma अप्लाई करना, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ये तो अलग से इसमें कम से कम 2 घंटे लगने हैं, कम से कम 2 से 3 घंटे तो इसी में लगने हैं। तो यही तो मेन चीज़ है, यही मेन अप्लाई करना सीखना है। इसको तो सेपरेट क्लास में ही करेंगे। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो देखेंगे, इन दोनों पे हम लोग क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, तो ठीक है भाई, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इस पे भी क्वेश्चन देखेंगे और साथ में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के रिगार्डिंग कुछ क्लू पॉइंट है वो देखेंगे। तो चलो भाई, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ तक तो बात लास्ट क्लास की थी, अब हम लोगों को आगे देखना है। क्लास किसी का छूटना नहीं चाहिए, आगे पीछे अगर किसी का छूटता है तो वो कवर कर ले अपना सुटेबल टाइम के हिसाब से, लेकिन कवर ज़रूर करे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आगे का आप नहीं समझ पाएंगे। तो चलो भाई, पहले तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसकी बातें हम लोग कर लें, इसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखें, उसके बाद फिर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम देखेंगे, इस पर भी कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आज का क्लास इन्हीं 2 में कन्फाइंड रहेगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे F इज इक्वल टू ma का एप्लीकेशन, F इज इक्वल टू ma अप्लाई करना, ये देखेंगे। ठीक है भाई, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात हो रही थी, इसी की बात करेंगे हम लोग आज। तो ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के थ्रू समझें हम लोग। तो ये क्वेश्चन को लिखा जाए, एक बॉम्ब है मान लो, वो स्टेशनरी है। लिखो जल्दी से, स्टेशनरी ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे ये स्टेशनरी रखा हुआ है एंड एक्सप्लोड्स, फिर ये एक्सप्लोड करता है इनटू 3 मासेस। मान लो 3 मासेस में ये एक्सप्लोड करता है, 3 मासेस में। कौन कौन सा भाई? तो m/2, m/4 एंड m/4, इस तरह से 3 मास में स्प्लिट हो गया। ठीक है भाई, लार्जर पार्ट मूव्स विद वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। लार्जर का वेलोसिटी v1 है इतना। One smaller part have velocity v2 equal to 4i minus 3j. Find the velocity of, और ये भी जो है, ये जो वेलोसिटी दोनों दिए हुए हैं वो है जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन है ये। तो फाइंड करना है भाई, फाइंड वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट। चलो थर्ड पार्ट, और वो भी जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। बेसिक क्वेश्चन है, स्कूल में खूब पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो इसको पहले समझा जाए, कुछ क्वेश्चन को ट्राई किया जाए। एक बॉम्ब था, स्टेशनरी रखा हुआ था और वो सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, 3 पार्ट में एक्सप्लोड हो गया और उसके कुछ पीसेस हो गए, बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया। तीनों पार्ट का मास गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं भाई। चलो एक बार ट्राई कर लो, जल्दी से सोच लो, जल्दी से सारे लोग सोच लेंगे एक बार। ट्राई हो गया होगा।
एक बार बस सोच लेना है कि क्या करें क्या करें, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो टाइम लगेंगे आपको ये सब समझते हुए और ख़ुद से क्वेश्चन सॉल्व होने में। फिर भी चलो, बॉम्ब रखा हुआ था, बॉम्ब एक था सिस्टम, एक बॉम्ब सिस्टम है जो कि हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ है। चलो भाई, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है और ये एक्सप्लोड हो गया। अब एक्सप्लोड हो गया, सब लोग बोर्ड पे देखें, अब छोड़ दें अब लिखना। अब इसके 3 पार्ट हो गए भाई, 3 पार्ट हो गए, तो तीनों के अलग अलग हम लोगों को 3 पार्ट इस तरह से हो गए मान लो। तो अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे, सब इधर उधर जाएंगे। तो जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन बड़े वाले पार्ट का वेलोसिटी दिया हुआ है, एक और छोटे वाले पार्टिकल का वेलोसिटी दिया हुआ है, थर्ड वाले पार्टिकल का जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन वेलोसिटी चाहिए कि थर्ड वाले का, मान लो एक v1 से दूसरा v2 से निकला, अब ये v3 हमें चाहिए। तो v1 तो दिया हुआ है तुम्हारा, v1 इज गिवन, v1 दिया हुआ है, v2 भी दिया हुआ है, v2 भी यहाँ दिया हुआ है, सेकंड पार्ट का भी वेलोसिटी जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन दिया हुआ है, थर्ड पार्ट का वेलोसिटी चाहिए। तो अब सोचो आप इसमें कैसे काम करेंगे भाई। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे भाई? तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता था कि F इज इक्वल टू भाई dp/dt, याद होगा हम लोगों ने यहीं से ऑब्टेन किया था, सारे जो हैं ये ऑब्टेन होते हैं सेकेंड लॉ से। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा था कि जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज 0, देन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व्ड। कांस्टेंट और कंजर्व मतलब जितना पहले था उतना ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तब तक मोमेंटम सिस्टम का चेंज नहीं हो सकता। और मोमेंटम का सिस्टम होता है, अगर इसमें 3 मास हैं तो 3, 4 मास हैं तो 4, इन सब के मोमेंटम का वेक्टर सम, 3 हैं तो 3, 4 होंगे तो 4 एंड सो ऑन, जितने भी होंगे उन सब का वेक्टर सम करेंगे, इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंटम का वेक्टर सम, तो उसको बोलेंगे सिस्टम का मोमेंटम। और ये रहना है कांस्टेंट। कब तक भाई? जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 रहेगा तब तक। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होने पे ऐसा काम करते हैं। ठीक है भाई, तो वही काम यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैसे भाई? तो फॉर बॉम्ब सिस्टम अगर हम लोग सोचें, अगर बॉम्ब को हम लोग सिस्टम ले लें, तो फॉर बॉम्ब सिस्टम अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो इस बॉम्ब पे लगने वाला जो फोर्स था, एक था वेट फोर्स mg और दूसरा ये ग्राउंड लगा रहा था इस पे, वो था नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स था, NS मान लो बोलें। तो अगर इसका वेट, मान लो कोई इंसान भी होता है अगर ग्राउंड पे खड़ा है, तो इंसान का जो वेट है 40 kg का मैन है अगर, तो 40 × g इस पे वेट फोर्स है। तो मैन नीचे क्यों नहीं चला जा रहा? वो इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि जिस रोड पे या जिस फ्लोर पे मैन या बॉम्ब रखा हुआ है, वो फ्लोर इस पे फोर्स लगा रहा है उतना ही। अगर ये 40 न्यूटन लगा रहा है अगर, तो ये भी 40 न्यूटन होता है, तभी तो ये रेस्ट में बेचारा रुका रहता है, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स इस पे 0 हो गया। नेट एक्सटर्नल फोर्स जब 0 हो गया तो वेट फोर्स इज काउंटर बैलेंस बाई नॉर्मल। अब मेरे पे भी तो वेट फोर्स काम कर रहा है, आप पे भी नेट फोर्स काम कर रहा है, तो आप नीचे क्यों नहीं चले जा रहे? क्योंकि आप जहाँ भी बैठे हो या खड़े हो वहाँ पे आपका फ्लोर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है आपके बॉडी पे, या पैर के थ्रू लगा रहा हो, और वो आपके वेट को बैलेंस किया है। हवा में तो ऐसे नहीं रह सकते भाई कि 3rd फ्लोर पे गए और आगे एयर है, 2 बालकोनी है, उधर रोड है, उधर बालकोनी से आगे बढ़ जाएं, तो क्या रुक पाएंगे वहाँ? नहीं रुक पाएंगे, वहाँ एयर में फ्लोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेट फोर्स है तुम्हें एक्सेलरेट करा देगा और धड़ाम से नीचे गिरोगे। इतना स्पीड गेन हो जाएगा कि हड्डियाँ टूट जाएंगी। लेकिन हम लोग जब तक बालकोनी में खड़े हैं, क्यों तब तक रुके हुए हैं, रेस्ट में हैं? क्योंकि बालकोनी का फ्लोर भी आप पे उतना ही वेट के इक्वल नॉर्मल फोर्स लगाता है। तो बॉम्ब सिस्टम की बात करें तो बॉम्ब सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो भैया 2 ही तो एक्सटर्नल फोर्स थे। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या हुआ? तो जो सिस्टम है उनके अंदर के मॉलिक्यूल्स, उनके अंदर के पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स लगाएं, वो इंटरनल फोर्स है। ये आपस में लगाएं, वो इंटरनल फोर्स है। तो इंटरनल फोर्स से ये बाउंड हैं, सब एक दूसरे को पकड़ रखे हैं।
तो भाई ये इस तरह से ये इंटरनल फोर्स है। तो इंटरनल फोर्स तो पिक्चर में ही नहीं आता भाई, नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स देखो इस सिस्टम, बॉम्ब सिस्टम के बाउंड्री से बाहर है, बॉम्ब सिस्टम के बाउंड्री से बाहर है ये अर्थ या रोड या फ्लोर, वो लगा रहा है नॉर्मल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स बना। अर्थ जो लगा रहा है वो भी तो बॉम्ब सिस्टम से बाहर का है, अर्थ को थोड़ी सिस्टम में लिया हमने, बॉम्ब सिस्टम से बाहर का है तो वो फोर्स लगा रहा है, वो भी एक्सटर्नल, ये भी एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल फोर्स दो ही लग रहे हैं, बाकी इंटरनल है, इंटरनल को काउंट नहीं करते हैं। नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। नेट का मतलब हुआ है इनका और इनका, तो 40 न्यूटन इधर 40 न्यूटन इधर, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, नेट हो गया 0। वेक्टर सम तो जानते ही हो भाई, एक अगर हमारा 40 जे कैप है ये वाला, तो ये वाला है 40 माइनस जे कैप, और जब दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो 0 मिल जाएगा। एक वर्टिकली अपवर्ड है, एक वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो नेट फोर्स हो गया 0। टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर व्हेन एडेड विल प्रोड्यूस 0 रिजल्टेंट। अगर तुम फॉर्मूला से भी अप्लाई करोगे भाई कि दो फोर्स हैं, दोनों 40 न्यूटन के, एक अपवर्ड में है दूसरा डाउनवर्ड में है, तो अगर हम लोग रिजल्टेंट भी निकालें नेट फोर्स ऐसे, तो भाई एक हो गया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और कॉस कितना भाई, तो 180 डिग्री। क्यों, दोनों अपोजिट में है, जब अपोजिट में वेक्टर होते हैं तो एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। एक वर्टिकली अपवर्ड है दूसरा वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हुआ 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री -1 होता है, इसलिए जब ये -1 होगा तो -2 × 40 स्क्वायर, -2 × 40 स्क्वायर, तो ये हो गया कितना भाई, तो ये हो गया 40 स्क्वायर मीन्स 1600 प्लस 1600 माइनस 3200, मिल के क्या हुआ 0, होना भी चाहिए। तो वैसे कॉमन सेंस से पता है, जब एक अपवर्ड फोर्स लगाओगे उतना ही वैल्यू का डाउनवर्ड फोर्स लगाओगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स इज 0। सो भैया नेट एक्सटर्नल फोर्स आया 0। तो बॉम्ब सिस्टम पे जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इसका मतलब बॉम्ब सिस्टम का मोमेंटम, किसका मोमेंटम भाई, तो बॉम्ब सिस्टम का मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट रहना है, इसको हम लोग अप्लाई करें। तो ये ग्राउंड पे रखा हुआ था और ये एक्सप्लोड हो गया, तो ग्राउंड पे रखे हुए बॉम्ब पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 था, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन हम लोग मोमेंटम को इक्वेट करेंगे, सिस्टम का मोमेंटम। बॉम्ब सिस्टम का मोमेंटम लिखें जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, क्योंकि जस्ट बिफोर हमें पता है कि 0 था मोमेंटम, क्योंकि मूव ही नहीं कर रहा था, और जस्ट आफ्टर जो होगा मोमेंटम वो, तो जस्ट बिफोर वाला 0 था क्योंकि मास तो था इसके पास, लेकिन इसका वेलोसिटी 0 था। बॉम्ब का हम लोग कुछ नहीं बोला जा रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सब बात होता है, कुछ नहीं बोला जाए, ये वेलोसिटी दिया है, अच्छा एक पार्ट इतने वेलोसिटी से, दूसरा पार्ट इतने वेलोसिटी से, तो किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। कुछ नहीं बोला जाता है तो ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही बोल दिया जाए कार जा रहा है 40 km/h से, तो इसका मतलब क्या, सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कार में जो बैठा हुआ है पैसेंजर उसके लिए तो 0 वेलोसिटी है कार का, जो उसके पीछे पीछे रिक्शा पे जा रहा है उसके लिए 20 मीटर/सेकंड है कार का, तुम जो ग्राउंड पे बैठे हो तुम्हारे लिए 40 km/h है या 40 मीटर/सेकंड है, इस तरह का। तो किसी भी बॉडी का वेलोसिटी एक्चुअली फ्रेम डिपेंडेंट होता है, किसी फ्रेम में ये 0 भी हो जाएगा वेलोसिटी, किसी फ्रेम में 40 हो जाएगा, किसी फ्रेम में 60 हो जाएगा, किसी फ्रेम में 20 हो जाएगा, किसी में 10 हो जाएगा। तो वेलोसिटी कोई एब्सोल्यूट नहीं होता, तो इसलिए वेलोसिटी दिया है मान लो 40 मीटर/सेकंड या 2i + 3j, इट मीन्स किस फ्रेम में, हर फ्रेम में तो अलग अलग हो जाएगा वेलोसिटी, इसलिए कुछ नहीं बोला जाता है किस फ्रेम में किस ऑब्जर्वर के लिए, तो ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सब लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही हम लोग बात करते हैं, इसलिए कोई फ्रेम के डिस्कशन ना हो तो ग्राउंड फ्रेम। यहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन में, बॉम्ब रखा हुआ है स्टेशनरी, तो स्टेशनरी क्या, ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कोई वहाँ पे जाकर देखे खड़े होकर के तो उसको स्टेशनरी नज़र आएगा। आप कोई जाते हुए अगर जाते हुए बॉम्ब को देखे तो बोले बॉम्ब तो अभी यहाँ था, अभी यहाँ आया, अभी तो पीछे चला गया,
तो उसके लिए मोशन में हो जाएगा। कोई बस में जा रहा है वो देखेगा बॉम्ब को, अरे बॉम्ब तो वहाँ है, वहाँ वहाँ, अब बोलेगा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, अब बोलेगा फिर यहाँ है, यहाँ है, पीछे चला गया बॉम्ब। इसलिए सब जो भी बॉडीज़ हैं और सब का वेलोसिटी रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टू विच फ्रेम हम लोग बोल रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके हिसाब से वेरी करता है। और कुछ ना बोला जाए तो ग्राउंड फ्रेम में, तो ग्राउंड फ्रेम में ज़ीरो वेलोसिटी था, और ये जो वेलोसिटी दिया ये सब ग्राउंड फ्रेम में दिया हुआ है। तो जस्ट आफ्टर की बात करें तो पहले तो बॉम्ब एक ही था, तो मास इनटू वेलोसिटी। अब इसके 3 पार्ट हो गए, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे P1 प्लस P2 प्लस P3, ये तीनों का वेक्टर सम करेंगे तब जाके मिलेगा। और ये तीनों कब का हमें लिखना पड़ेगा, तो जस्ट आफ्टर वाला ही लिखने पड़ेंगे, क्योंकि बाद में तो चेंज होने लगता है। बाद में तो भाई ये ऐसे थ्रो हो जाएगा, ये ऐसे चला जाए, ये ऐसे थ्रो हुआ ऐसे चला जाए, बाद का हमें वेलोसिटी नहीं लिखना है, हमें जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर का, क्योंकि जस्ट आफ्टर का इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। तो पहले 0 था तो उस समय भी 0 रहेगा, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0, दिस इज इक्वल टू P1 फर्स्ट वाला पार्ट देखो m/2 मास का है, तो मैं लिखूँगा m/2 मास इंटू उसका वेलोसिटी है 3i प्लस 4j, 3i कैप प्लस 4j कैप, ऐसा लिखा। ये फर्स्ट वाले का मोमेंटम हुआ। सेकंड वाले का भाई m/4 है मास, और वेलोसिटी इसका कितना है, तो 4i माइनस 3j है, तो 4i कैप माइनस 3j कैप, ऐसा कर देंगे। और थर्ड वाला जो पार्ट है वो m/3 मास का है, और वेलोसिटी यही तो हमें निकालना है, तो v डैश ले लिया वेलोसिटी। हमें v डैश वेलोसिटी या v3 वेलोसिटी निकालने हैं, v डैश ही v3 है मान लो, यही हमें निकालने हैं। ठीक है भाई, तो अब इसको सॉल्व कर देने हैं। तो भाई ये सारे मास को इधर लेके आएंगे, या फिर यूँ बोलें कि m तो सब में से कॉमन लेकर के 0 डिवाइडेड बाई m कर देंगे, शहीद हो जाएगा, m तो गायब ही हो जाएगा। इसलिए ये सीधी सी बात है भाई कि 0 m को हमने कांस्टेंट लेकर के इधर शहीद कर दिया। 0 इज़ इक्वल टू 3/2i कैप प्लस 2j कैप प्लस m तो कैंसिल हो चुका है, 4/4 करेंगे तो i कैप, और इधर माइनस 3/4j कैप, -3/4j कैप, और प्लस 1/3 है v डैश। तो 1/3 v डैश को रहने देते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं। तो इधर लिख दिया हमने 1/3 v डैश। अब सॉल्व कर देने हैं बस। दिस इज इक्वल टू, बाकी सबको इधर ले आए। तो यहाँ देख रहे हो 3/2i है और i है, यानी कि कितना हो गया ये, तो 5/2i हो गया। तो -5/2i लिखेंगे। j वाले को लिखे 2j कैप है, और -3/4j कैप है। तो -3/4j कैप इधर आएगा तो +3/4 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, 3/4 - 2 j कैप, 3/4 - 2 j कैप। ये इस तरह से आके बन गया इस साइड में। बस अब इसको सॉल्व कर देने हैं। तो 3/4 - 2 करेंगे तो 3 - 8 हो जाएगा, -5/4 हो जाएगा, 3 - 8 -5/4 j कैप। तो -5/2 i कैप -5/4 j कैप इज इक्वल टू v डैश बाई 3। तो 3 को इधर ले आओ भाई, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा v डैश का वैल्यू मिल गया हमें। 3 इधर ले आएंगे तो -15/2 i कैप, और अच्छा 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, और इधर -15/4 j कैप। ये हो गया वेलोसिटी थर्ड वाले का। सच डैट कि अब थर्ड वाले का जो वेलोसिटी आया है वो अगर इसमें डाल दिया जाए तो ये 0 रहेगा। तो यही तो है, 0 रख के ही तो सॉल्व किया हमने। तो इस कंडीशन में मोमेंटम पहले भी 0 रहा, बाद में भी 0 रहेगा। तो इसी फैक्ट का हमने यूज किया कि नेट एक्सटर्नल फोर्स वाज 0, hence momentum of the system will remain constant और conserved। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने लिखा, कहाँ से भाई, तो ये जो लिखा है वो है फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 था, हम लोग ऐसा अप्लाई कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो ये लिख लो भाई इसका आंसर लिख लिया जाए। जो क्वेश्चन था उसका आंसर लिख लिया जाए।
-5/2 आई कैप, ये तो सॉल्व कर रहे हैं। 3/2 आई कैप है और एक आई कैप है, तो 3/2 आई कैप और आई कैप ऐड करेंगे तो 5/2 आई कैप हो जाएगा ना। 3/2 + 1 करेंगे ना, इतना ही 3/2 आई कैप प्लस आई कैप, तो ये लिखोगे ना भाई 3 + 2। हाँ बोलो। ये तो ये तो कैलकुलेशन आपको कर रहे हैं, तो मैंने लिख दिया 3/2 आई कैप है और ये आई कैप है, तो 5/2 आई कैप आया, उधर गया तो -5/2 आई कैप हो गया। उसी तरह से ये जे वाला उधर जाएगा तो 3/4 जे कैप हो जाएगा, और ये वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3/4 जे कैप -2 जे कैप। ये तो कैलकुलेशन है। देखो फिजिक्स का काम यहीं तक, ये जो लिख दिया यहाँ तक, यहीं तक फिजिक्स का काम है, इसके आगे मैथ्स का काम। तो कैलकुलेशन करने हैं सिंपल। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले भाई। क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसलिए हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। और यहाँ तक जो इक्वेशन लिखा उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसके बाद कैलकुलेशन करने हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। कहीं पे अगर कोई नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल कैलकुलेशन ही तो है, ये तो समझ में आ रहा है कि सिंपल कैलकुलेशन है, तो कर देने हैं कैलकुलेशन। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, इक्वल टू के इधर लाएंगे तो साइन बदल जाते हैं, तो बदल ही जाते हैं। तो इसको मैं यूं ही रहने दिया और इन सबको इधर ले आए, तो आई वाला देखा एक साथ 5/2 आई कैप है, इधर ला के -5/2 आई कैप कर दिया। जे वाले को लाएंगे तो इधर -3/4 जे था तो इधर +3/4 जे हो जाएगा, इधर +2 जे कैप था तो इधर आके -2 जे कैप हो जाएगा। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ कर दिया काम, और फिर वी डैश के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, जहाँ 5 था वहाँ पे 15 हो गया। इस तरह से हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो ठीक है भाई, एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन दूं? बोलो भाई। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं। चलो एक और क्वेश्चन लिखो भाई। एक पेंडुलम है और इसमें एक वुडन ब्लॉक है। वुडन ब्लॉक है, इसमें क्या किया, तालिबानों वाले ने गोली मार दी इस पे, इस ब्लॉक पे गोली मार दिया। इसका मास स्मॉल m था, इसका मास, ये वुडन ब्लॉक का कैपिटल M मास था। चलो हो सकता है ये कैपिटल M का मास जो है वो 10 kg का था, 10 kg का ब्लॉक हैंग किया हुआ था, और ये 10 ग्राम का था, 10 ग्राम बुलेट। इसको फायर किया और इस वुडन ब्लॉक में इसने इसको फायर किया, तो ये इसी में जाकर के फंस गया। बताना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ अ ब्लॉक। when bullet gets embedded into it। embedded का मतलब समझे, उसी में जाकर के रह गया, फंस गया, ना वापस आया ना बाहर निकला, उसी में रह गया। वो वेलोसिटी बताने हैं, और ये जो वेलोसिटी था वो था 500 मीटर पर सेकेंड से। ये बेचारा रेस्ट में ब्लॉक अपना था पड़ा हुआ, तो इसका बताना है वेलोसिटी। वुडन ब्लॉक का क्या वेलोसिटी होगा जब बुलेट इसी में एम्बेडेड हो गया, जा करके उसी में समझो चिपक गया, या उसी में अंदर फंस गया, बाहर नहीं निकल पाया। तो निकालने हैं।
हॉरिजॉन्टल यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टली इसने इसको हिट किया। चलो ठीक है भाई, ट्राई करो इसमें। तो देखो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखो भाई, बुलेट ने स्ट्राइक किया, सारा हॉरिजॉन्टल हो रहा है। इस ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स की बात करें अगर हम लोग, तो इस ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स था एक इसका अपना वेट फोर्स mg, क्योंकि ये 10 kg का था तो 10 × g का वैल्यू अगर 10 ले तो ये था 100 न्यूटन। अच्छा भाई 100 न्यूटन का फोर्स लगा। तो ये स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग भी इसको तो होल्ड करके रखा है, तो स्ट्रिंग ने इसको अपवर्ड पुल करके रखा होगा, कोई फोर्स लगाया होगा जो कि ज़रूर इसके इक्वल एंड अपोजिट हुआ होगा। मीन्स ये भी 100 न्यूटन का लगा होगा, तभी तो बेचारा रेस्ट में पड़ा हुआ है। अगर कोई ऐसे लटका हुआ है रोप पकड़ के, कोई इंसान या ब्लॉक, तो जितना इसका वेट है उतना तो ये इधर से फोर्स लगाएगा ना भाई, तभी तो इसको होल्ड कर पाएगा। क्योंकि इस पर ग्रेविटी का फोर्स, चाहे ये मैन हो या ब्लॉक हो, जो वेट है उतना ये रोप इस पे फोर्स लगाएगा, स्ट्रिंग उस पे फोर्स लगाएगा। बिल्कुल लगाएगा भाई, ठीक बात है, लगाएगा। तो अब बताओ, ये जो फोर्स लगा रहा है और ये जो काउंटर बैलेंस किया, तो नेट फोर्स क्या हो गया? नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ब्लॉक। बताओ भाई क्या हुआ ऑन द ब्लॉक? पीयूष बोलो कितना हुआ? नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ब्लॉक क्या हो जाएगा? क्योंकि ये 100 न्यूटन वेट लग रहा है और तुम्हें पता है कि ये बेचारा ऐसे ही अपना लटका हुआ है, कल भी था आज भी, तो 0 हो जाएगा नेट फोर्स, क्योंकि वो तो बेचारा हैंग किया हुआ है, वो तो लटका हुआ है, जैसे पेंडुलम रहता है। जैसे प्रैक्टिकल स्कूल के प्रैक्टिकल वाले रूम में, प्रैक्टिकल रूम में देखोगे तो वहाँ भी बहुत सारे पेंडुलम लटके हुए हैं, कोई उसको बरसों से हिलाया नहीं है, तो इसलिए पेंडुलम बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट इज़ 0। स्ट्रिंग जो फोर्स लगा रहा है अपवर्ड में, जो इसको पकड़ रहा है, या खुद तुम पकड़ो, तुम ही मान लो सूटकेस को पकड़ रहे हो, उठा रखे हो, तो जितना वेट है उतना तुम उस पर अपवर्ड फोर्स लगा रहे हो, तभी तो उसको बैलेंस किए हुए हो एयर में। जितना इस पेन का वेट है उतना मैं भी इस पर अपवर्ड फोर्स लगा रखा हूँ। अगर यही पेन जो है बहुत हैवी हो जाए तो ये नीचे जाना चाहेगा, मुझे ज़्यादा फोर्स लगाने पड़ेंगे, हमें ऐसे करके पकड़ के रखने पड़ेंगे, ज़्यादा फोर्स लगा पाएँ। ऐसे रखने से तो ये ऐसे कर लेगा, तो बैलेंस किया हुआ है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। नेट 0 है तो मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक विल रिमेन कांस्टेंट। तो ब्लॉक प्लस बुलेट सिस्टम को हम लोग ले लेते हैं। बुलेट तो बेचारा हवा में था और वो हॉरिजॉन्टल में स्ट्राइक कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पे, और जस्ट यहाँ पे जब पहुँच गया तब की बात हो रही है, जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन, ऐसा हम लोग काम कर सकते हैं। तो इसके लिए नेट मोमेंटम जब निकालेंगे इस सिस्टम का, कौन सा सिस्टम भाई? तो सिस्टम है हमारा ब्लॉक प्लस बुलेट सिस्टम, तो ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें एम्बेडेड हो गया तो उसी के जस्ट बाद का वेलोसिटी निकालना है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक व्हेन द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू इट। जैसे ही एम्बेडेड हुआ उस समय का वेलोसिटी, क्योंकि भाई ऐसे मारा तो इसको वेलोसिटी तो मिलेगा, वो वेलोसिटी कितना मिला वही तो चाहिए हमें। तो ठीक है भाई, तो हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो मोमेंटम हम लोग कंजर्व करेंगे, तो मोमेंटम का इक्वेशन लिखेंगे, सिस्टम का मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन दिख रहा है, ये लिखा हुआ दिखता है इस कलर से, जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन।
क्योंकि 15 अगस्त अभी अभी गया है ना, इसलिए ये कलर वाइट और ग्रीन यही यूज़ कर रहा हूँ। ट्राई कलर करना चाहिए। चलो तो अब ज़रा देखा जाए इसका हम लोग काम करें तो जस्ट बिफोर की बात करें और जस्ट आफ्टर की बात करें। तो कोलिजन के जस्ट पहले इस सिस्टम का मोमेंटम कितना था? सिस्टम कौन? तो सिस्टम है ब्लॉक प्लस बुलेट, ब्लॉक प्लस बुलेट। तो बताओ भाई सिस्टम का मोमेंटम हमें बताना है। तो सिस्टम का मोमेंटम में ब्लॉक प्लस बुलेट आता है, ब्लॉक प्लस बुलेट आता है, तो वो करना पड़ेगा काम। तो ठीक है भाई, इसका अब हम लोग यूज़ करें। तो बुलेट की बात करें, मान लो पहले बुलेट लेते हैं फिर ब्लॉक लेते हैं, ठीक है भाई। तो बुलेट का मोमेंटम में स्मॉल m इंटू इसका जो वेलोसिटी था मान लो u था, प्लस कैपिटल M इंटू इसका वेलोसिटी तो 0 था। क्या पहले बिफोर कोलिजन इस ब्लॉक का तो 0 था वेलोसिटी, बुलेट का था, इसको मैंने u समझा भाई, 500 मीटर पर सेकंड जो दिया हुआ है, इसको 500 आई कैप भी लिख सकते हो या 500 खाली लिख दिया तो भी काम चल जाएगा। अगर खाली 500 लिखा तो इसका मतलब ये डायरेक्शन को पॉजिटिव समझा। जैसे यहाँ पे m इंटू 500 लिखेंगे, मान लो स्मॉल m था 10 ग्राम, 10 ग्राम का मतलब है 10⁻³ kg। 10 ग्राम है तो उसको हम लोग SI में लिखेंगे ना भाई, तो 10 ग्राम इज इक्वल टू 10 इंटू ग्राम होता है 10⁻³ kg। तो ये मिल गया तुम्हें ऐसा। तो 10 इंटू 10⁻³ kg ये मास हो गया, इंटू वेलोसिटी था 500। तुम खाली 500 लिखोगे तो ये समझा जाएगा कि तुमने राइट वर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है, तभी तुमने राइट वर्ड वाले को 500 लिखा। ठीक है, चलो भाई 500 लिखने का मतलब हुआ कि 500 जिधर है उधर ही पॉजिटिव तुमने ले लिया, तो उसी के हिसाब से इक्वेशन को सेट रखना पड़ेगा। तो m इंटू यू कर लिया, प्लस कैपिटल M जो कि 10 kg का था, जो हमारा बुलेट था 10 kg का, उसका वेलोसिटी तो बेचारे का 0 था। ये हो गया भाई। अब इक्वल टू कर रहे हैं क्योंकि ये तो पहले वाला हो गया, बाद वाला तो बाद वाला तो एम्बेडेड हो गया है। एम्बेडेड हो गया मतलब कैपिटल M और स्मॉल m एक साथ हो गए हैं, क्योंकि कैपिटल M में स्मॉल m जा करके फंस गया, तो दोनों साथ हो। अब 10 kg में 10 ग्राम समझो कि ऐड हो गया, और ये बन गया हमारा वेलोसिटी जो हमें चाहिए। यही वेलोसिटी तो निकालने हैं, तो ये v डैश वेलोसिटी जो होगा वही हमें निकालने हैं, तो वो वेलोसिटी निकालने हैं। इक्वेशन तो समझ में आ गया कैसे लिखा हम लोगों ने भाई इक्वेशन? बोलो सबको इक्वेशन तो क्लियर हुआ? बुलेट प्लस ब्लॉक, यहाँ भी बुलेट प्लस ब्लॉक, बुलेट प्लस ब्लॉक, ये दोनों अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी? क्योंकि दोनों एम्बेडेड हो चुका है, दोनों अब एक हो चुका है। तो एक हो चुका है तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m, एक ही बॉडी बन गया। बॉम्ब था, एक्सप्लोड हुआ, पहले एक था बाद में 3 हुआ था लास्ट क्वेश्चन में। अभी क्या है कि 2 पार्ट थे, दोनों एम्बेडेड हो गए, दोनों कोलिजन हुआ, एम्बेडेड हो गए, सिंगल बन गया, तो सिंगल बना दिया, कोई बात नहीं। अब इसको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो यहाँ से सॉल्व किया जाए। तो ये देखो कितना वैल्यू आ गया, यहाँ पे आ गया 10⁻², और ये मतलब हो गया ये सिंपली 5, क्योंकि देखो 3 0 है, 1/1000 भी है, इसलिए 5 हो गया। 5 + 0 यानी कि 5 ही हो गया सीधा, इज इक्वल टू ये है 10 kg और ये है 0.1। तो 10 kg में अगर हम लोग 10 ग्राम को ऐड करें तो कुछ खास एडिशन तो कर रहे नहीं। 10 में ये 1/ इतना ऐड करोगे ये सब तो बेकार ही हो जाएगा। मतलब ये है कि 5 = 10 प्लस ये कितना है, तो ये है 0. क्योंकि 10 डिवाइडेड बाई 1000, 1/100 ऐसे है 0.01, यानी कि 10.01 हो गया। इतना v डैश हो गया। यहाँ से v डैश का वैल्यू हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं। तो v डैश का वैल्यू कितना आ गया भाई? तो v डैश का वैल्यू आ गया 5 डिवाइडेड बाई 10.01, 10.01 इतना मीटर पर सेकेंड। यही मिला वेलोसिटी, मतलब इतना छोटा वेलोसिटी से ये चलेगा। 5/10 ही समझ लो ऑलमोस्ट। 5/10, 10.01 को क्या समझेंगे? 10 ही समझेंगे। वो तो पहले ही 10 में इतना छोटा सा ऐड करने से क्या होगा, 10 ही रह जाएगा ऑलमोस्ट, 10.01। तो ये क्या हो गया भाई? 5 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स ऑलमोस्ट 0.5।
हाफ मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी मिलेगा, हाफ मीटर पर सेकंड का ब्लॉक को वेलोसिटी मिलेगा, मतलब ब्लॉक थोड़ा सा हिल जाएगा, ऐसे आगे बढ़ जाएगा। यही तो होता है, देखते होगे मूवी में, इंसान को लगा गोली तो वो भी बैकवर्ड में फोर्स लगता है उस पर, तो वो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन करेगा। तो वो पेंडुलम से ये हैंग्ड है, तो इसलिए ये जब वेलोसिटी ऐसे गेन कर ले अगर ये, तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, ये पहले ऐसे था तो थोड़े टाइम के बाद ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, और ऐसे ऐसे थोड़ा ऑसिलेट करके, और फिर धीरे 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 फिर से ये फिक्स हो जाएगा, फिर से ये रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि बुलेट लगा है तो थोड़ा ऐसे ऐसे तो होगा, फिर धीरे धीरे रुकेगा अपना, बाद की बात। ये समझ गए? तो फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया। फाइनल वेलोसिटी आ गया हाफ मीटर पर सेकंड, 0.5 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्सीमेटली, हाफ से थोड़ा कम, वही है 0.499 ऐसे मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन समझे कि हमें वुडन ब्लॉक हैंग्ड था, हमें वेलोसिटी निकालना था जब बुलेट इसमें एम्बेडेड हो जाए। तो ऐसा क्वेश्चन खूब आता है भाई, आपको समझ के रखने हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, और काम हो गया। नेट फोर्स 0 दिखा, हमने मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया। तो जब हमें ज़रूरत है जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर की बात हो रही है, जस्ट आफ्टर का इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो भैया जस्ट बिफोर जो था वही तो आफ्टर रहेगा। तो बिफोर वाला हमने अप्लाई किया, आफ्टर वाला भी अप्लाई किया वी डैश के फॉर्म में, और वी डैश का वैल्यू इससे हमें मिल जाएगा। मिल गया वैल्यू, होना भी चाहिए। इतना छोटा सा बुलेट हाई स्पीड से स्ट्राइक तो किया, लेकिन इसका मास इतना बड़ा है कि इसको जो मिलेगा वेलोसिटी वेरी स्मॉल मिलेगा। ठीक है, ये वही बात हो गया कि ट्रक जा रहा है, उस पर बाइक स्ट्राइक कर दिया, तो उससे क्या होगा? कुछ खास नहीं होगा। चलो ये समझ गए इस तरह के क्वेश्चंस को। अब एक क्लू पॉइंट की मैं बात करूं, जिस क्लू पॉइंट के लिए मैं बोल रहा था, तो ये 2 क्वेश्चन आप समझे कि कैसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अब जरा क्लू पॉइंट पे चलें। एक क्लू पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेंड से डिस्कस करोगे कन्फ्यूज़न हो जाएगा, मतलब मिसकंसेप्शन। जहाँ मैं बोलता हूँ कि ये कन्फ्यूज़न मार्केट में चल रहा है, तो समझ लो कि बच्चे तो 10% ही बच्चे जानते होंगे उसको पढ़ने के बाद, 11th-12th करने के बाद 10% ही बच्चे जानेंगे, 10% 20% यदि यही जाए। और हाँ बोलो, क्यों डाउट है? कुछ डाउट है? बोलो। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बोलो कुछ कहना चाह रहे हो? कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा। चलो आगे देखते हैं हम लोग, एक क्लू पॉइंट को समझने का कोशिश करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये बोला जाए कि एक है बॉम्ब, उसको हम लोगों ने थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल मोशन, बॉम्ब को थ्रो कर दिया इस तरह से, ये दे दिया वेलोसिटी, और इस तरह से इसको जब प्रोजेक्ट कर दिया हम लोगों ने, तब ये अपना बेचारा पैराबोलिक पाथ फॉलो करता करता अपना आएगा, गिरेगा इधर। ठीक है भाई, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। जिस तरह से हम लोग जेवलिन थ्रो करते हैं वैसे क्रिकेट बॉल थ्रो किया गया, और ऐसे। ठीक है भाई, तो मैक्सिमम हाइट, रेंज, ये सब तो अटेन होता है। लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाता है, इस टाइप का आता है, खूब आता है, कि रास्ते में जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तभी ये एक्सप्लोड हो गया, भाई। तो एक्सप्लोड हो गया, तो इसका मान लो 2 पीस हो गए। एक पीस तो यहीं पे गिर गया, एक पीस रेस्ट में आ गया, तो यहाँ से ऐसे धीरे धीरे करके यहाँ गिर गया। एक रेस्ट में आ गया, दूसरे का क्या वेलोसिटी होगा? क्वेश्चन लिखो, फिर मैं क्लू पॉइंट डिस्कस करूँगा। प्रोजेक्टाइल है, 100 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दिस बॉम्ब explodes at highest point of its path
into 2 parts. m/3, चलो 2 parts. The smaller part of mass m/3 comes to instantaneous rest. Just after explosion. Find velocity of other part. जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन दूसरे पार्ट का जो वेलोसिटी होगा वो निकालने हैं, इसको ट्राई करना है और इसको ट्राई करेंगे तो क्लू पॉइंट मिलेगा। हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोड हुआ तो भैया इसका सलूशन आता है, हर बुक में इसका सलूशन मिलता है, लिखा रहता है अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। सिस्टम कौन सा है भाई? तो बॉम्ब है सिस्टम। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? तो सिस्टम का मोमेंटम जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू सिस्टम का मोमेंटम जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। ये हर बुक में मिलता है भाई और होगा भी, अप्लाई करना है। लिखना बंद कर दें अब आप लोग। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि बॉम्ब बेचारा जा रहा था हाईएस्ट पॉइंट पे जाके एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोड तो कहीं भी हो सकता है बट चलो कन्वीनियंट है ये, हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोड हो गया 2 पार्ट में एक्सप्लोड हो गया। द स्मॉलर पार्ट ऑफ मास m/3 कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट। मतलब स्मॉलर पार्ट जो इसमें से होगा वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट में आ गया। इंस्टेंटेनियस रेस्ट में आ गया तो बाद में ग्रेविटी उसको बुला लिया अपनी तरफ, आ जा भाई ऊपर क्या कर रहा है, नीचे आ जा। तो बेचारा नीचे आके ग्राउंड पे गिर गया। अब कोई भी इंस्टेंटेनियस रेस्ट में आ जाए तो वो पार्ट को फिर तो अंडर ग्रेविटी तो आएगा ही, सीधा आ जाएगा। तो ये एक्सप्लोड हुआ तो उसमें एक पार्टिकल रेस्ट में आ गया, दूसरा का मोशन हो गया, कोई बात नहीं है। तो जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन ऑफ द बॉम्ब सिस्टम, उसके लिए लिखना पड़ेगा हमें। तो निकालना है लार्जर पार्ट का वेलोसिटी। क्लियर है यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं है? तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन क्या था मोमेंटम? बताओ भाई। बॉम्ब का मास m ले लें, वेलोसिटी बताओ भाई। जस्ट बिफोर क्या होगा? बॉम्ब का मोमेंटम लिखना चाहते हैं तो जस्ट बिफोर क्या है? m इंटू क्या लिखें? वेलोसिटी बोलो। m इंटू यू कॉस थीटा। आप सबने प्रोजेक्टाइल पढ़ा तो है, याद होगा। प्रोजेक्टाइल का इस डायरेक्शन का वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करता,
ये u cos थीटा है, u cos थीटा ही रहेगा, ये u cos थीटा है, ये u cos थीटा ही रहेगा, यहाँ पे जाके भी u cos थीटा ही रहेगा, और हाईएस्ट पे जाके भी u cos थीटा ही रहने हैं। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी चेंज नहीं होता, क्योंकि ax होता है 0, इसलिए vx होता है कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट कितना होगा भाई, तो जितना था पहले उतना ही रहेगा, तो u cos थीटा। ये तो सबको मालूम है, क्योंकि ax 0 होता है, इसलिए vx कांस्टेंट होता है। ये तो सबको पता है ना। ये कोई डाउट है भाई, बोलो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ax 0 तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट होता है x डायरेक्शन वाला। तो हाईएस्ट पॉइंट पे तो तुम्हें पता है ना भाई कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है वर्टिकल कंपोनेंट, वो यहाँ पे आके वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे थोड़ा और कम हो गया, और यहाँ पे आकर तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया। यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा वर्टिकल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल उतना ही u cos थीटा। यहाँ आएंगे थोड़ा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा, यहाँ आएंगे थोड़ा और ज़्यादा वर्टिकल कंपोनेंट होगा, बट हॉरिजॉन्टल विल रिमेन कांस्टेंट। ये सब ने पढ़ा हुआ है भाई, हॉरिजॉन्टल में तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होता है, टॉप पोजीशन पर का वेलोसिटी होता है सिंपली u cos थीटा i कैप। ये है वेलोसिटी एट द टॉप। बोलो, ये क्लियर है? यस सर। पीयूष, अरे भाई यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब भी प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट की बात करेगा, आप सबको मालूम है वेलोसिटी वहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया होता है, हॉरिजॉन्टल वाला एज इट इज रह जाता है u cos थीटा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ u cos थीटा। आप इसको और स्पेसिफाई करना चाहते हो तो u cos थीटा i कैप भी लिख सकते हो। u cos थीटा i कैप लिख देंगे तो और अच्छा है, वेक्टर फॉर्म में i कैप लिख देना चाहिए। वैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों का जो सिस्टम था ब्लॉक पे जा कर के ये स्ट्राइक किया वुडन ब्लॉक पे, तो यहाँ भी हम लोगों ने लिखा कि मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ 500 मैंने लिख दिया, 500 लिख दिया। यहाँ पे आ गया ये। अगर ये निगेटिव आता वी डैश तो समझ जाते कि जिधर पॉजिटिव लिए उसके अपोजिट में। अगर ये पॉजिटिव आया तो समझेंगे इसी डायरेक्शन में ब्लॉक को मिलेगा वेलोसिटी। अगर ये निगेटिव आता तो समझते अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव हमने ले लिया। जिधर 500 है उधर ही समझो पॉजिटिव ले लिया था। तो निगेटिव आता तो इधर समझते, लेकिन पॉजिटिव आया फाइनल रिजल्ट, इट मीन्स ब्लॉक राइटवर्ड में ही जाएगा उतना छोटा सा वेलोसिटी से। यहाँ पे भी हम लोग चाहते तो यहाँ पे आई कैप लिख सकते थे, अच्छा रहता आई कैप। तो ये क्या हो जाता, 500 के साथ आई कैप लगा होता, 500 के साथ यहाँ पे 5 आई कैप लग जाता, ये भी 5 आई कैप लग जाता, और ये वी डैश आ जाता 5 डिवाइडेड बाई, यानी कि ये आई कैप आ जाता, और ये ऐसे करके इतना आई कैप आ जाता। बढ़िया है भाई। 0.5 दैट इज हाफ आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो इससे हमें डायरेक्शन भी पता रहता किधर डायरेक्शन। नहीं तो आपके ये डायरेक्शन पॉजिटिव है राइटवर्ड, वो दिखेगा नहीं हर जगह, लेकिन वो स्टार्टिंग में है, कन्वेंशन ले लिया। ये 500 जैसे ही तुम लिखोगे ना पॉजिटिव, तो टीचर समझ जाएगा कि जिधर 500 था उधर ही पॉजिटिव बच्चे ने लिया है। तो निगेटिव आएगा तो आप दिखाओगे, यहाँ निगेटिव आएगा तो अपने आप दिखा दोगे। इसलिए आई जे लिखना तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप लिखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। चलो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग बॉम्ब वाले सिस्टम में, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लिख ही दे रहा हूँ। तो इसलिए मैंने लिख दिया u cos थीटा आई कैप। आप चाहते तो u cos थीटा भी लिख सकते थे, u cos थीटा लिखते तो अंडरस्टूड हो जाता कि राइटवर्ड डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव, राइटवर्ड डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव। कोई बात नहीं, हमने आई कैप लिख दिया। तो आई कैप लिख दिया तो इसका भी मतलब हो गया कि इधर एक्स एक्सिस लिया है, इधर वाई एक्सिस लिया है। ठीक है भाई। तो ये हो गया जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन। जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन क्या करेंगे, दो ही तो पार्ट हुए हैं इसमें। स्मॉलर पार्ट क्या हुआ, m/3 मास का क्वेश्चन में दिया है। स्मॉलर पार्ट ऑफ मास m/3 कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट, मतलब इसका वेलोसिटी हो गया 0 जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। अब बाद में ग्रेविटी बुलाएगा धीरे धीरे 2 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर, 30 मीटर पर सेकंड, वो बात अलग है। हमें तो जस्ट आफ्टर का बात करना है, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन ही वेलोसिटी निकालने हैं। तो जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन तो इंस्टेंटेनियस रेस्ट में आया था, इसलिए ये यूज कर लेंगे। अब दूसरा पार्ट, तो बताओ भाई दूसरे पार्ट का कितना मास, दूसरे पार्ट का कितना मास?
अरे भैया ये m/3 था, m था ये, m में से m/3 पार्ट छोटा वाला पार्ट, तो दूसरा पार्ट बच गया ना हमारा 2m/3 मास का, क्योंकि दो ही तो पार्ट हुए हैं। अब जब दो ही पार्ट हुए हैं m मास का, तो एक m/3 बन गया, तो दूसरा कितना होगा? 2m/3 होगा ना भाई। तभी तो दोनों को सम करोगे ना, यानी कि जो दूसरा पार्ट है वो दूसरा पार्ट है m माइनस m/3। m मास में से m/3 निकल गया छोटा वाला पार्ट, तो बचा क्या? 2m/3। इसलिए ये 2m/3 मास है और इसका वेलोसिटी निकालना है। निकाल लेंगे? बोलो अब यहाँ से निकाल लेंगे। m मास दो पार्ट में डिवाइड हुए थे, इसलिए ये दोनों मास हो गए। अब चलो इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग चाहें तो m को शहीद कर सकते हैं। m को शहीद कर दिया, बचा क्या भाई? तो बचा है हमारा u cos थीटा i कैप इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया और ये वाला हो गया 2/3 v डैश। इसलिए हमारा v डैश जो आया वो मिल गया। v डैश का वैल्यू हो गया 3u cos थीटा बाई 2 i कैप। ये मिल गया भैया वेलोसिटी, जो हमें दूसरे वाले पार्ट का वेलोसिटी जो निकालना था वो ये है 3u, यानी कि 3/2 और u का वैल्यू था 100 क्वेश्चन में दिया हुआ था, और थीटा का वैल्यू था 60 डिग्री, तो वो भी रख देंगे और आई कैप रख देंगे। cos 60 डिग्री हाफ होता है, इसलिए ये 4 हो गया, और इधर 300 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 75 मीटर पर सेकेंड। 75 आई कैप कर दें, 75 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ये मिल गया वेलोसिटी ऑफ द लार्जर पार्ट। वेलोसिटी ऑफ द लार्जर पार्ट निकल गया। बोलो भाई, कोई परेशानी हो तो बताओ। सर एक बार स्मॉलर पार्ट बता दो। स्मॉलर पार्ट का तो वेलोसिटी दे रखा है, मास दे रखा है और वेलोसिटी भी दे रखा है स्मॉलर पार्ट का। क्वेश्चन को जरा समझो ना, क्वेश्चन का एनालिसिस करना जरूरी है। दिस बॉम्ब एक्सप्लोड्स एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, ठीक है भाई, इनटू 2 पार्ट, दो ही पार्ट में एक्सप्लोड हुआ है। द स्मॉलर पार्ट ऑफ मास m/3, स्मॉलर पार्ट ऑफ मास m/3 कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट, ऐसा बुक में लिखा रहेगा। कम्स टू इंस्टेंट मीन्स स्मॉलर पॉइंट जो m/3 मास का है वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट में आ गया है। तो जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन ये रेस्ट में आ चुका है स्मॉलर वाला पार्ट m/3 मास का। तो जो दूसरा पार्ट बचा उसका लिखेंगे ना। सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है? m1 v1 प्लस m2 v2, ऐसा करते हैं ना, p1 प्लस p2 प्लस p3। तो p1 फर्स्ट पार्ट जो छोटा वाला पार्ट था उसका p1 हो गया मास इंटू वेलोसिटी 0। दूसरे वाला पार्ट का मोमेंटम p2 लिखेंगे तो उसका मास इंटू उसका वेलोसिटी, तो मास उसका 2m/3, क्योंकि m में से जब m/3 निकल गया ये छोटा सा पार्ट, तो बाकी क्या बचा? 2m/3। दोनों सम होके होना चाहिए ना, यानी कि जो दूसरा पार्ट है m में से m/3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2m/3 मिला। ये हेवियर वाले का मास हुआ, लार्जर वाले का मास हुआ, तो उसका मास मल्टीप्लाइड बाई अननोन वेलोसिटी। यही तो हुआ फाइनल मोमेंटम जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, और ये है जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन। दोनों इक्वेट करने होंगे। बोलो क्लियर है? यस सर। अब mm कैंसिल हुआ, बाकी तो v डैश। कैलकुलेशन में तो आप खुद ही एक्सपर्ट हो। 75 मीटर पर सेकेंड, आई कैप मतलब राइटवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। बोलो कोई परेशानी है तो बोलो भाई, क्लियर है? यस सबको क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? क्या कोई डाउट नहीं? एक बार सोच लो, एक बार सोच लो भाई कि कोई डाउट है कि नहीं। किसी को डाउट हो तो पूछ ले भाई। चलो कोई डाउट नहीं है, बताओ भाई, बोलो। यशमान, राजेश कलवानी, बोलो भाई। विश्वास मिश्रा, स्नेहा, बोलो। कोई डाउट नहीं है? अच्छा, कोई डाउट नहीं। हाँ हाँ बोलो भाई, क्या डाउट है? सर क्लियर है। कोई डाउट
कोई डाउट नहीं होता, यही तो है ना, खोपड़ी लगाते कम होना, जबकि ऊपर मैंने लिखा है क्लू पॉइंट, क्लू पॉइंट, क्लू पॉइंट, फिर भी आपके मन में डाउट नहीं आया। देखो भाई, एक्चुअली क्या है, फिजिक्स पढ़ने आए हो, फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा तो सोचना भी पड़ेगा। देखो, डाउट होना चाहिए आपको, ये डाउट होना चाहिए, ये सारे पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने क्या करा है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 दिखा है पहले, कि नेट एक्सटर्नल फोर्स देखो भैया 0 है, तो इसलिए मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। इधर क्या होता है, बुक में इन सब में भी 0 दिखाता है और कंजर्व कर देता है, लेकिन जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें 0 नहीं दिखाता नेट एक्सटर्नल फोर्स, और सीधा मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर देता है। मैंने भी कर दिया, मैंने बोला कि बुक में ऐसा लिखा रहेगा, अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, इक्वेट किया, काम खत्म। तो क्लू पॉइंट क्या, तो क्लू पॉइंट ये है कि इसमें क्यों नहीं चेक कर लिए कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है कि नहीं है, और इसमें अगर आप चेक करें, थोड़ा सा सोचें आप इस पे, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अगर आप सोचेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों भाई? अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोजन के लिए हमने मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया, बट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है भाई? तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जब 0 होता है तभी मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तभी मोमेंटम कंजर्व होता है। तो क्या यहां पे भी नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 था? क्या यहां पे भी नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 था भाई? जब हाईएस्ट पॉइंट पे जब था ये और एक्सप्लोड हुआ, तो क्या नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 था? नहीं था भाई, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 तो नहीं था। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जैसे ही एक्सप्लोड हुआ, इसके पहले जब यहाँ था mg लग रहा था इस पे, जब यहाँ था mg लग रहा था इस पे, जब हाईएस्ट पॉइंट पे आया mg लग रहा था इस पे, एक्सप्लोड हो गया, 2 पार्ट में हो गए, 3 पार्ट में हो गए, 5 पार्ट में हो गए, तब भी भाई mg लग रहा है, m1g, m2g, m3g, m3 सब मिला करके mg वही। यहाँ पे जब एक्सप्लोड हो गए, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, तब भी यहाँ का mg, यहाँ पे mg, यहाँ पे m1g, यहाँ m2g, यहाँ m3g, मिल करके टोटल फिर से mg लग ही रहा है। मतलब जब तक एयर में है mg लग ही रहा है। एक्सप्लोजन के पहले भी लग रहा था mg, एक्सप्लोजन के बाद भी लग रहा है mg, और ड्यूरिंग एक्सप्लोजन भी लग रहा है mg। हमेशा एक्सटर्नल फोर्स, बॉम्ब सिस्टम के बाहर है ये अर्थ, और ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ नेट एक्सटर्नल फोर्स mg लग रहा है बॉम्ब सिस्टम पे, बॉम्ब सिस्टम पे तो ये भाई लग रहा है। आप अपने फ्रेंड से पूछना कि भाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है, या टीचर से भी पूछोगे स्कूल में तो 50% जवाब आएंगे, बाकी गोल गोल घुमा दिया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जब 0 हो तभी भाई मोमेंटम कंजर्व करना। लेकिन हम लोगों ने या बुक में ज़्यादातर लिखा होता है कि एक्सप्लोजन जैसे ये हुआ तो यहाँ सोचता ही नहीं है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सीधा बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू सिस्टम का मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन आंख बंद करके अप्लाई कर दिया जाता है। तो क्या ये अप्लाई करना सही था? अगर आप सोचते तो क्या ये अप्लाई करना सही था कि जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन हमने इक्वेट कर तो दिया, बिना ये सोचे कि इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये 0 नहीं है। नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉम्ब सिस्टम इज नॉट 0। पहले भी लग रहा है, बाद में भी लग रहा है, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन भी लग रहा है, मीन्स लग ही रहा है बस। और ये इंटरनल फोर्स नहीं है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। ये अर्थ लगा रहा है इस पे वेट फोर्स, और उसी के चलते ये पैराबोलिक पाथ हो रहा है। अगर ये अर्थ फोर्स नहीं लगाता तो जैसे प्रोजेक्ट किए थे वैसे ही चलता चला जाता विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी। इस पे फोर्स लगा तभी तो इसका वेलोसिटी, ये फोर्स लगा लगा के इसका वेलोसिटी को चेंज कर करके ऐसे लाके पटक दिया फिर से ग्राउंड पे। तो भैया एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा था। बहुत कम बुक में ये सब डिस्क्रिप्शन मिलता है। हॉलिडे रेस्निक में देखोगे या सीरियस जिमांस्की में देखोगे तब जाके कुछ दिखाई देगा इसमें।
तो जनरली लोकल बुक क्या करते हैं, एस.एल. अरोड़ा टाइप वाले बुक या प्रदीप दिनेश वाले, सीधा वो मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे भाई, और जैसे ही कोई बच्चा सोचेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। बोलो आप भी कंफ्यूज हो गए? अरे कंफ्यूजन हुआ कि नहीं? यस सर। हाँ, तो अगर तुमने आँख खोल करके, तीसरा आँख जो कॉमन सेंस का है ना, वो खोल के रखो, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होना लाजमी है यहाँ पे, मतलब होना चाहिए कन्फ्यूज़न। और कन्फ्यूज़न अगर है तो इसका उपाय भी होना चाहिए। क्यों? हर जगह लिखा होता है और लिखना सही है, अप्लाई करने हैं, होगा अप्लाई। बट ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल लॉ है ये फिजिक्स का। तो इसको ज़रा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि ये हुआ क्या। तो क्लू पॉइंट मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो होता क्या है। अब ये इसको समझने के लिए मैं छोटा सा आपको टर्म लाऊंगा, इम्पल्स। पढ़ना भी है तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। इम्पल्स क्या है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है, ये नेक्स्ट टॉपिक भी है अपना। और इसी से हमें ये भी पता लगेगा कि कंक्लूजन क्या है, वो ज़रा समझ लो। कंक्लूजन ये है, कोलिजन एंड एक्सप्लोजन, कोलिजन एंड एक्सप्लोजन, ये दो फिनोमेना याद रखना, कोलिजन एंड एक्सप्लोजन। इन कोलिजन एंड एक्सप्लोजन वी अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब ये अप्लाई करते हैं। वी अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, ऐसा लिखें, वी अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन without considering net external force on the system। मतलब ये दो ऐसे फिनोमेना हैं, कोलिजन और एक्सप्लोजन, जिसमें आंख बंद करके मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। क्यों? रिजल्ट तो याद रखना कि जैसे ही कोलिजन या एक्सप्लोजन हुआ तो आंख बंद कर लो, मत सोचो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मत सोचो, अप्लाई कर दो। जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर कर दो। क्यों कर दो? यही क्लू पॉइंट है। इसलिए ये आपको याद रहना चाहिए। अगर रीजन भूल भी जाओ बाद में तो कम से कम ये याद रहे नोट का पॉइंट कि हाँ सर ने बताया था कोलिजन और एक्सप्लोजन, ये दो में तो आंख बंद करके अप्लाई करते ही करते हैं। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। क्यों करते हैं उसके लिए इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। और ये जब तक हाईलाइट नहीं किया जाएगा वो नहीं जानते हैं बच्चे, नहीं समझते हैं, नहीं समझेंगे। और बहुत कम बुक में हाईलाइट होता है, इसलिए बहुत कम, रेयरली किसी स्कूल में हाईलाइट होता है, नहीं तो ये ऐसा ही काम चलता रहता है। देखो भाई, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, तो सबसे पहले समझे हम लोग इम्पल्स क्या है। इम्पल्स समझने की ज़रूरत है पहले। देखो, इम्पल्स है एक ऐसा पैरामीटर फिजिक्स में डिफाइन किया गया जो कि काउंट करता है इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। ये यूज करते हम लोग, यूज्ड टू एक्सप्रेस इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। तो देखो भाई, इफेक्ट ऑफ ए फोर्स को, कोई फोर्स कितना इफेक्टिव हुआ, इसको समझने के लिए, समझाने के लिए दो टर्म अपने पास फिजिक्स में है। एक है इम्पल्स, दूसरा है वर्क। कोई फोर्स लगा, कितना वर्क किया? वॉल पे फोर्स लगाए, वर्क ही नहीं हुआ, डिस्प्लेस ही नहीं कर पाए, वर्क क्या होगा? वर्क तो होता है ना, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, सुना होगा तुमने। वर्क कितना होता है? फोर्स इनटू
होता है ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस आप समझते हैं, बट ये फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 6 में वर्क पावर एनर्जी में देखेंगे कि ये है वर्क का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन F.dr। तो चलो खैर वो बात की बात, फिलहाल वर्क एक टर्म है जो कि इफेक्ट ऑफ ए फोर्स बताता है। जब भी कोई फोर्स लगता है, डिस्प्लेस होता है, ब्लॉक पे लगा, टेबल पे लगा, डिस्प्लेस कर दिया, वर्क होगा। फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो आप 9th क्लास में समझते हैं वो समझते हैं, लेकिन होता क्या है वो ये होता है इंटीग्रेशन F डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर, dr छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो खैर ये अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी क्या है, इम्पल्स। इम्पल्स भी है जो हमारा फोर्स का इफेक्ट को काउंट करता है, और ये इम्पल्स होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ एक्शन। चलो कैसे इसका ये समझते हैं। एक बाइक है रेस्ट में, एक बाइक है, एग्जाम्पल देखो नॉर्मल लाइफ का, बिल्कुल बाइक है रेस्ट में, पेट्रोल ख़त्म हो गया, मैंने पीछे से धक्का लगाया, फोर्स लगाया 10 न्यूटन, फोर्स 10 न्यूटन लगाया और छोड़ दिया तुरंत, मतलब दो सेकंड भी नहीं लगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लगाया और छोड़ दिया। तो क्या होगा, बाइक को थोड़ा सा कुछ मिला होगा वेलोसिटी, बस छोटा सा वेलोसिटी मिला होगा, छोटा सा इफेक्ट आया, फोर्स थोड़े टाइम के लिए अप्लाई किया, थोड़ा इफेक्ट आया, थोड़ा सा उसका मोमेंटम जो जीरो था मोमेंटम से थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा कुछ वेलोसिटी आया, थोड़ा मोमेंटम आया। लेकिन वही 10 न्यूटन फोर्स अगर मैं ज़्यादा देर तक लगाए रखूं और चलाता रहूं तो इसका वेलोसिटी, बाइक का वेलोसिटी थोड़ा गेन हुआ तब भी फोर्स लगाता रहा, थोड़ा और गेन हुआ तब भी फोर्स लगाता रहा, और उसके बाद इसको धक्का मार मार के हम लोग थोड़ा दूर ले गए और मोमेंटम इसका ज़्यादा गेन हुआ। मीन्स वही फोर्स ज़्यादा टाइम के लिए अप्लाई करोगे, ज़्यादा इम्पल्स होगा। इम्पल्स क्या है, मेजर ऑफ ए इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। फोर्स वही है 10 न्यूटन, लेकिन 10 न्यूटन 1 सेकंड के लिए लगाए तो 10 न्यूटन मीटर का हमारा ये हुआ फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम मीन्स न्यूटन सेकंड का वर्क हुआ, ये इम्पल्स प्रोड्यूस हुआ। फोर्स 10 न्यूटन 1 सेकंड के लिए लगा, 10 न्यूटन सेकंड, वही 10 न्यूटन का फोर्स लेकिन अगर हम लोग 2 सेकंड के लिए लगाएं तो 20 न्यूटन सेकंड प्रोड्यूस होगा इफेक्ट, इम्पल्स। वही 10 न्यूटन का अगर हम लोग 20 सेकंड तक फोर्स लगा दें तो 200 हो जाएगा हमारा न्यूटन सेकंड इफेक्ट, मोमेंटम ज़्यादा चेंज होगा। तो ये टर्म जो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम है, यही होता है चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फोर्स लगाते हैं तो मोमेंटम चेंज होता है, जितना टाइम तक फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा इम्पल्स होगा, उतना ही ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा। आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है, इम्पल्स को चेंज इन मोमेंटम क्यों लिख रहे हैं, तो यही तो है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। लेकिन खैर मैं इसको अभी प्रूव करूँगा, इसको डेराइव करूँगा, अभी डेराइव कर दूँगा। 2 सेंटेंस का तो डेरिवेशन ही है, कुछ नहीं है, डेराइव करूँगा अभी। बट ये होता यही है कि इम्पल्स आई से रिप्रेजेंट करें तो ये होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ एक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, एंड दिस इज नोन एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स जो होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तुम खुद सोचो कि अगर 10 न्यूटन का फोर्स 1 सेकंड में अगर 1 सेकंड बाइक पे लगाएं और छोड़ दें तो थोड़ा सा मोमेंटम में चेंज होगा, इतना ही चेंज इन मोमेंटम होगा। लेकिन वही 10 न्यूटन का फोर्स 2 सेकंड तक लगाएं तो इतना चेंज इन मोमेंटम होगा, और 20 सेकंड तक लगाएं तो इतना चेंज इन मोमेंटम होगा। तो वही फोर्स ज़्यादा देर तक लगाएं तब भी हमारा ज़्यादा मोमेंटम में चेंज होगा, मीन्स ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाएगा। अभी इफेक्ट क्या था, बाइक को वेलोसिटी देना। अब तुम थोड़े से टाइम के लिए लगाए छोड़ दिए तो थोड़ा ही वेलोसिटी दे पाए, ज़्यादा देर तक लगाओगे तो ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करोगे, ज़्यादा वेलोसिटी गेन होगा, ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा। इसलिए एक टर्म डिफाइन किया गया कि फोर्स टाइम ऑफ एक्शन पे भी डिपेंड करता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो फोर्स होता है डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है, तो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने के टर्म में अगर बात करें तो वर्क से इफेक्ट को काउंट करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि फोर्स लगता तो है लेकिन उससे डिस्प्लेसमेंट हो ना हो कुछ टाइम तक लगा। अब मान लो किसी को आपने जोर से मार दिया थप्पड़, अब थप्पड़ मार दिया तो उससे थोड़ी उसको वेलोसिटी मिल गया, और वो वेलोसिटी उसको मिल गया, वो थप्पड़ से वेलोसिटी नहीं मिल गया, उससे हमारा हो सकता है कि उससे उसका दांत टूट गया हो।
तो भैया जब बड़े बड़े फोर्स हम लोग ऐसे लगा देते हैं छोटे छोटे टाइम के लिए, तो उसका इफेक्ट कैसे काउंट करूं? अब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कैसे काउंट करूं? तो इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम लोग टाइम के मामले में भी, कई बार टाइम के मामले में दिया रहता है, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ एक्शन, इसको इम्पल्स बोलते हैं। और ये भी इफेक्ट ऑफ ए फोर्स काउंट करने का दूसरा एक वे है। एक इधर वे है, जब डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम हो न्यूमेरिकल में, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वर्क निकालने को दिया जाएगा। इम्पल्स भी एक होता है टर्म जो इफेक्ट ऑफ फोर्स काउंट करता है, और जनरली हम लोग इम्पल्स तब निकालते हैं जब लार्जर फोर्स लग रहा हो स्मॉलर टाइम के लिए। देखो, कोई लार्ज फोर्स, थप्पड़ का फोर्स, कोलिजन का फोर्स, ऐसे फोर्स का दूसरा नाम है इम्पल्सिव फोर्स, क्योंकि ये फोर्स थोड़े ही टाइम के लिए लगता है लेकिन इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है, दांत तोड़ देता है। कोलिजन आया तो तुम सोचो कि एक कार हो या ट्रक हो, इसको कितना जोर से फोर्स लगाएंगे कि वो डैमेज हो जाए। बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। कोलिजन में उतना ज़्यादा फोर्स लगता है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कोलिजन होता है, तुरंत उसका शेप बिगड़ जाता है कार का और ट्रक का। तो ऐसा लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी स्मॉल टाइम एंड प्रोड्यूसिंग इफेक्ट इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स। ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम लोग बोलते हैं कि वो बड़ा इंसान जो है ना, रमेश बड़ा इम्पल्सिव है। इम्पल्सिव है मतलब उसको थोड़ा सा गाली दे दो तुरंत वो पिस्टल निकाल लेता है, वो ज़्यादा इम्पल्सिव बोलता है, उसको ज़्यादा बोलते हैं इम्पल्सिव। जैसे थोड़ा सा भी अगर कंडीशन ख़राब हुआ तुरंत वो रिवोल्ट कर देता है, तो वो उसको बोलते हैं ज़्यादा इम्पल्सिव है, इम्पल्सिव इंसान है वो। तो वही है यहाँ पे भी, इम्पल्स बड़ा फोर्स छोटे टाइम के लिए काम करे और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे। तो यहाँ लिख देता हूँ, लार्ज वैल्यूड फोर्स एक्टिंग फॉर स्मॉल टाइम is known as impulsive force। और ऐसे फोर्स का इफेक्ट जो हम लोग काउंट करते हैं वो इम्पल्स के टर्म में ही काउंट करते हैं। और इम्पल्स होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ एक्शन, जितने टाइम तक वो एक्ट किया। तो अब इसको मैं डिराइव भी कर दूंगा। फिलहाल मीनिंग समझ में आया कि इफेक्ट ऑफ फोर्स को काउंट करने का दो वे है। वर्क तो है ही है, वो नेक्स्ट चैप्टर की बात है। फिलहाल इम्पल्स है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ एक्शन। मीनिंग समझ में आया? सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोलिजन का फोर्स, एक्सप्लोजन का फोर्स। फैन स्विच ऑन कर रहे हैं, सीलिंग फैन चल नहीं रहा है, पीछे से डंडा लाया और मार दिया उसके ब्लेड पे, चलने लगा है। तो ऐसा फोर्स इम्पल्सिव फोर्स। और ऐसे फोर्स का इफेक्ट काउंट करने के लिए हम लोगों ने एक टर्म डिफाइन किया है, इम्पल्सिव फोर्स। तो चलो मैं ये मीनिंग वाला पार्ट को हटा रहा हूँ यहाँ पे। अब जरा मैं इसको ऑब्टेन कर दूँ। इम्पल्स का मीनिंग समझ में आया कि इम्पल्स इज इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, मेजर ऑफ इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, इसको बोलते हैं इम्पल्स। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ एक्शन होता है। ठीक है भाई। और अब जरा हम लोग इसका डेरिवेशन कर देता हूँ। देखो, मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी सेकंड लॉ से, थर्ड लॉ भी सेकंड लॉ से, फर्स्ट लॉ भी सेकंड लॉ से, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी सेकंड लॉ से, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ। इसलिए तो ये सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल कोर में है बिल्कुल। फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ, एफ होता है भाई नेट एक्सटर्नल फोर्स। नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के मोमेंटम में टाइम रेट ऑफ चेंज को बोलते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। चलो ये है। तो यहाँ से अगर मैं ये लिखूँ कि नेट एक्सटर्नल फोर्स, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि एफ का मतलब ही होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम। नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम, इसको बार बार नहीं लिखा जाता है, कभी कभी लिख दिया जाता है, ये बताने के लिए, याद दिलाने के लिए कि भैया ये होता है। तो F इंटू डी टी कर दें इज इक्वल टू डी पी। ऑब्वियस है सिस्टम का ही मोमेंटम जिस पे लग रहा है फोर्स। तो बार बार सिस्टम क्या लिखना है, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाई टाइम, डी टी टाइम के लिए लगेगा, एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी। छोटे से टाइम के लिए लगेगा ये फोर्स, छोटे से टाइम में तो छोटा सा मोमेंटम चेंज करेगा, वो चेंज इन मोमेंटम होगा एफ इंटू डी टी। ठीक है भैया।
लेकिन थोड़ा सा बड़ा टाइम, थोड़ा बड़ा टाइम, उसके लिए क्या करने पड़ेंगे, इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। ये जो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई छोटा सा टाइम है उसको बोलते हैं डी आई, छोटा सा इम्पल्स। फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डी टी, इसी को तो इम्पल्स बोलते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम को बोलते हैं, लेकिन टाइम यहाँ इतना छोटा लिखा है तो इसलिए इसको भी डी आई लिखेंगे, छोटा सा इम्पल्स। तो भैया पूरा इम्पल्स निकालने के लिए तो हमें छोटे छोटे इम्पल्स को इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, और छोटा सा इम्पल्स होगा एफ डी टी, तो इसलिए इसको इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। इट मीन्स समझो कि इस वाले इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर रहे हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्यों भाई, कि हमें नेट इम्पल्स मिल जाए, तो नेट इम्पल्स मिलेगा इससे। छोटे छोटे इम्पल्स को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो नेट इम्पल्स मिलेगा, यानी कि एफ डी टी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू करने पड़ेंगे हमें डी पी इंटीग्रेशन, डी पी का इंटीग्रेशन। और यहाँ पे मान लो हमने t1 टाइम से t2 टाइम, यहाँ पे तो टाइम है लिमिट, टाइम का लिमिट डालना है तो t1 से t2, यहाँ पे लिमिट डालना है मोमेंटम का तो p1 से p2, ये हो जाएगा भाई p1 से p2। तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ तो इम्पल्स आएगा नेट, दिस विल बी इक्वल टू, अगर फोर्स कांस्टेंट रहा तो वो बाहर आ जाएगा, dt 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 इंटीग्रेट करेंगे t आएगा और यहाँ पे आ जाएगा ये t2 माइनस t1, t आया इंटीग्रेशन dt t आया और ये हो गया t2 माइनस t1। ये समझो कि एवरेज फोर्स भी समझ सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट है तो वैसे ही बाहर आ जाएगा, और अगर मान लो वेरिएबल भी है लेकिन उसका एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स यूज करेंगे तो एवरेज तो एक फिक्स आता है तो वो भी बाहर हो जाएगा। इसलिए फोर्स को जनरली हम लोग बाहर ही निकाल लेते हैं, अगर वेरिएबल है तो उसका एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स है, अगर कांस्टेंट है तो वैसे भी बाहर है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स जो लगा है t2 माइनस t1 टाइम के लिए, तो एफ एवरेज तो बाहर आ गया, समझो ये एवरेज फोर्स है ड्यूरिंग t1 से t2। मान लो वेरिएबल फोर्स, थप्पड़ का फोर्स, थप्पड़ का फोर्स तो ऐसे होता है, इस टाइम तक कुछ लगा ही नहीं है, फोर्स लगा ही नहीं है, अभी तो ये हवा में ही है, थप्पड़ आ रहा है, आ रहा, अभी तो फोर्स लगाया ही नहीं है, यहाँ आया और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फोर्स लगा इतना लार्ज और इसके बाद फिर से जीरो हो गया। इतने छोटे से टाइम में तो फोर्स लगा थप्पड़, तो ये थप्पड़ का फोर्स है, समझो फोर्स इधर टाइम एफ t2 माइनस t1, दिस विल बी इक्वल टू, अब ये मोमेंटम, तो यहाँ पे मोमेंटम आया इंटीग्रेट करने के बाद, और लिमिट डालोगे p इनिशियल से p फाइनल या p1 से p2, ऐसा डालेंगे भाई p1 से p2। तो यहाँ पे आ गया फाइनली, अगर आपको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम डेराइव करने को आता है तो ऐसा बोल सकते हैं, एवरेज इम्पल्सिव फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द टाइम ऑफ एक्शन t2 माइनस t1, दिस विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये हो गया इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, दैट इज नेट इम्पल्स ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इट्स मोमेंटम। नेट इम्पल्स ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम पे नेट इम्पल्स जो लगेगा वो होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, दिस इज नोन एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इसको लिख लिया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लिया जाए भाई, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का ये स्टेटमेंट है। फोर्स को कांस्टेंट क्यों लिया, फोर्स तो कांस्टेंट हो सकता है कि जो फोर्स लगाया वो कांस्टेंट हो जाए, फोर्स कांस्टेंट है तो बाहर, नहीं कांस्टेंट है तो जो वेरिएशन है उसका एवरेज वैल्यू लेंगे, एवरेज वैल्यू तो एक वैल्यू आएगा ना। तो देखो इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है ना, थप्पड़ का फोर्स हम लोग एनालिसिस करने बैठे हैं, थप्पड़ का फोर्स, तो इतना जो थप्पड़ का फोर्स लगता है वही मैंने बताया कि ये अगर किसी का फेस है, ठीक है, यहाँ पे फेस है, अब यहाँ से थप्पड़ लगने के लिए जा रहा, अभी तो थोड़ी लगा है फोर्स, अभी तो लगा नहीं है, तो ये देखो इस पर कुछ फोर्स जीरो, इस टाइम पे भी फोर्स जीरो, अभी यहाँ आया फोर्स जीरो, यहाँ आया तो फोर्स लगना शुरू हुआ, उसके बाद तो ख़त्म हो गया। थप्पड़ थोड़ी लगा करके और लगाते रहते हैं, ऐसे तो नहीं होता है, लगता है थप्पड़ उसके बाद हट जाता है, तो थोड़े से टाइम में लगता है। तो ये छोटे से टाइम में जो ये वेरिएशन हो रहा है फोर्स का इस तरह से, इसका कौन एग्जैक्ट एनालिसिस करेगा, नहीं करते हैं जनरली। इसके बदले में क्या कहते हैं कि एक इतना समझो इतने वैल्यू का फोर्स लग रहा था वो पूरे टाइम में। वेरिएशन तो इस तरह का होता है, जैसे ही टच किया फोर्स लगना शुरू हुआ और ऐसे ये बढ़ा और इसके बाद से ऐसे डिक्रीज होकर धीरे धीरे फोर्स जीरो हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं,
इनके एग्जैक्ट एनालिसिस करने के लिए तो ग्राफ का इक्वेशन ये सब चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एवरेज फोर्स ले लेते हैं कि भैया ये एवरेज इम्पल्सिव फोर्स है, ये एवरेज फोर्स है ड्यूरिंग दिस टाइम। तो बस एवरेज फोर्स का इफेक्ट, एवरेज फोर्स काउंट कर लेंगे। कभी कम था फोर्स, कभी ज़्यादा था फोर्स, तो समझ लेंगे कि ये पूरे टाइम में एवरेज ये फोर्स था, क्योंकि इसका ये छोटे से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का तो काम होता है। थप्पड़ में का फोर्स, कोलिजन का फोर्स क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम होता है। इसके जो है फोर्स वेरिएशन का एनालिसिस हम लोग टाइम फंक्शन में नहीं कर पाते, इसलिए इसके बदले में एवरेज फोर्स निकालते हैं। इसलिए वो एवरेज फोर्स समझेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे। कांस्टेंट रह जाए वो तो स्पेशल केस है, लेकिन नहीं भी है तो एवरेज फोर्स देखते हैं हम लोग। बोलो क्लियर है? क्योंकि कोलिजन का फोर्स इतना कम टाइम में लगता है कि उसका डिटेल एनालिसिस करने के बदले उसका एवरेज वैल्यू का हम लोग इफेक्ट निकालते हैं सीधे, और एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स निकालते हैं। उसने कितना मोमेंटम में चेंज कर दिया, वो मोमेंटम में चेंज निकाल दोगे, और कितने टाइम तक काम किया, तो यहाँ से हम लोग एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स भी निकाल लेते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स निकालना है तो ये वाला चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम कर देंगे। यही तो है, सेकेंड लॉ भी यही कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। भैया जितना मोमेंटम चेंज किया, जितने टाइम में किया, वही है एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स। तो ये वाला जो चीज़ है ना, यही चीज़ जो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है ना, फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी या डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यही इस फॉर्मेट में लिख दिया जाए, मीन्स फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ एक्शन इज इक्वल टू डेल्टा पी, तो यही हो गया इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अगर स्कूल में आए इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम प्रूव करो, तो यहाँ से लेके चलना, सेकेंड लॉ से, यहाँ से, और हम लोग बता सकते हैं। ये हो गया भाई प्रूफ ऑफ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, ये है प्रूफ ऑफ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। बोलो क्लियर है यहाँ तक? इस पे भी न्यूमेरिकल देखेंगे आगे, इस पे भी न्यूमेरिकल देखोगे 2-3 तभी समझ में आएगा पूरा। अभी तो थ्योरेटिकल बात हो गई है कि इम्पल्स क्या होता है और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है। अगर किसी बॉडी पे इम्पल्स निकालना है तो चाहे तो तुम्हें फोर्स एवरेज दिया रहे, टाइम इंटरवल दिया रहे, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम करके एवरेज निकाल लो, या सिंपली उसका मोमेंटम चेंज हुआ है, मान लो हमने फोर्स लगाया। अब क्रिकेट का बैट बॉल पे फोर्स लगाता है, ध्यान से समझना। अब क्रिकेट का बैट बॉल पे किस तरह से टाइम के फॉर्म में वेरिएशन दिखाता है फोर्स, वो थोड़े ही एनालिसिस करने जाते हैं। उसके बदले क्या करते हैं, कितने स्पीड से बॉल आया और बैट पे लगने के बाद कितने स्पीड से चला गया, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल निकाल लेंगे, और कितने टाइम ऑफ इम्पैक्ट था, टाइम ऑफ इम्पैक्ट कितना था, तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट था मान लो 10⁻⁻⁴ सेकेंड, तो बस चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल डिवाइडेड बाई 10⁻⁴ सेकेंड डालेंगे, और इससे मिल जाएगा कितना फोर्स बैट ने लगाए हैं। तो ऐसे ही वाले फोर्स के लिए हम लोग इम्पल्स निकालते हैं, लार्ज वैल्यू फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी स्मॉल टाइम, इसलिए इसका नाम इम्पल्सिव फोर्स, और इसका इफेक्ट हम लोग इम्पल्स के टर्म में काउंट करते हैं। फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ एक्शन इज इक्वल टू नेट चेंज इन मोमेंटम। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बाकी इसमें क्वेश्चन आएंगे तो क्लियर होगा। थ्योरी तो क्लियर है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का स्टेटमेंट तो क्लियर है। बोलो ठीक है, आगे बढ़ें? चलो, तो आगे बढ़ने के पहले, क्योंकि 10 मिनट ही टाइम है, इसलिए टाइम बचा है 10 मिनट, तो बचेगा टाइम तो क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन ये वाला पॉइंट पहले क्लियर कर दूं मैं। ये पॉइंट पेंडिंग रह रहा है, इसको पहले क्लियर करें। तो ये वाला इधर मैं डिलीट कर दूं इसको, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। चलो देखो, कोलिजन एंड एक्सप्लोजन में क्यों मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करने के लिए आंख बंद कर लेते हैं, क्यों, वो देखो। ये बहुत कम बुक में मिलता है डिस्क्रिप्शन, और ऐसे बुक को आप जनरली पढ़ना नहीं चाहेंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं फिज़िक्स में, वही इन सब बुक को पहुँचते हैं। हेलिडे रेसनिक देखना चाहो, सीएरसन जिमांस्की देखना चाहो, तब जाकर के आपको ये सब मिलेंगे। लेकिन आप ये क्लू का पॉइंट, क्योंकि 1-2 बच्चा मेरे पास आया था बहुत पहले, 10 साल 15 साल पहले, कि सर ये मोमेंटम कंजर्वेशन तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 लगने पे लगता है, ये कैसे लगा दिया है बुक में।
तो बुक में कैसे लगा दिया, तो फिर मैंने उसको तो बताया, लेकिन उसके बाद से हर सेशन में मैं इसको बताता हूँ कि कोई और कंफ्यूज ना हो जाए। देखो, अगर मैं बात करूँ फोर्स और टाइम वेरिएशन इन केस ऑफ कोलिजन एंड एक्सप्लोजन, तो भैया ये दोनों इवेंट ऐसा इवेंट है जिसमें टाइम इंटरवल वेरी वेरी स्मॉल होता है। मतलब कि ये तो लग ही नहीं रहा था, फोर्स लग ही नहीं रहा था, फोर्स लग ही नहीं रहा था। T1 टाइम पे कोलिजन स्टार्ट हुआ और T2 टाइम पे कोलिजन फिनिश। ये तो बहुत बड़ा करके दिखा रहा हूँ मैं। ये जो टाइम इंटरवल है 10⁻⁻6 सेकेंड का है, मीन्स 1/, इस तरह से है, इस इंटरवल का है 2 माइक्रोसेकेंड, ऐसे इसको बोलते हैं 2 माइक्रोसेकेंड। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, इस तरह का है ये छोटा सा टाइम इंटरवल। इतना बड़ा करके दिखा रखे हैं। इसमें ये फोर्स लगना तो शुरू हुआ और ये इस तरह से कुछ वेरिएशन दिखाता हुआ और फिर आकर के यहाँ पे आके 0 हो गया। कितना बड़ा फोर्स लगा होगा, तुम सोच लो कितना बड़ा फोर्स होगा, जिससे कि थप्पड़ लगने से दांत टूट जाते हैं या ट्रक पे लगने से उसका फेस बदल जाता है, कार का भी फेस बदल जाता है। कितना वैल्यू का फोर्स लगा होगा, बहुत बड़ा फोर्स लगा हो। 10⁻⁻, मान लो 7 न्यूटन, 10⁻⁵ न्यूटन, इस तरह से इतना बड़ा फोर्स लगता है। ठीक है भाई। इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, इम्पल्स जो होता है वो होता है FDT इंटीग्रेशन। याद होगा, FDT को ही तो DP बोलते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ आता है चेंज इन मोमेंटम। याद है, इम्पल्स होता है FDT इंटीग्रेशन होता है। ये बोलो भाई, इम्पल्स क्या होता है? FDT इंटीग्रेशन। और ये FDT इंटीग्रेशन अगर हम लोग इंटीग्रेशन के चश्मा से देखें तो ये है एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। T1 टाइम से कोलिजन शुरू हुआ, T2 टाइम में फिनिश, तो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, यही है हमारा इम्पल्स, इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। अच्छा ठीक है भैया, तो ये इम्पल्स ऑफ फोर्स है। आप सोचो कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे था, यहाँ पे जाकर एक्सप्लोड हो गया हाईएस्ट पॉइंट पे, इस समय इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था mg। mg वाज एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉम्ब। याद है ना ये क्वेश्चन? हाईएस्ट पॉइंट पे बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया 2 पार्ट में। तो भैया यहाँ जो वेट फोर्स लग रहा था वो कितना लग रहा था? छोटा मोटा फोर्स। 2 kg का है तो 2 × g 20 न्यूटन, 3 kg का है तो 30 न्यूटन, 4 kg का है तो 40 न्यूटन। ऐसा ही तो लग रहा है। तुम सोचो करोड़ न्यूटन यहाँ पे इतना बड़ा दिखाए हो, तो ये 30 न्यूटन और 40 न्यूटन कितना बड़ा दिखाए? इतना छोटा दिखाना पड़ेगा। यहाँ करोड़ न्यूटन है, ठीक है, उसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो लाख न्यूटन आएगा, उसमें 1000 से डिवाइड करेंगे तब जा करके देखो 100 आएगा। तो सोचो कि ये 30 न्यूटन 40 न्यूटन कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, ऐसे आएगा कि नहीं भाई? यहाँ पे लाखों करोड़ों न्यूटन के फोर्स जहाँ लग रहे हैं, वहाँ पे 10 न्यूटन और 20 न्यूटन और 20 और 30 न्यूटन के क्या इसका वैल्यू होगा बताओ? वेरी वेरी स्मॉल। तो इसका इफेक्ट भी जो होगा वो इतना होगा, ये वाला एरिया, फोर्स छोटा सा मल्टीप्लाइड बाई छोटा सा टाइम इंटरवल। और ये जो टाइम इंटरवल जो दिख रहा है तुम्हें इतना बड़ा, वो उतना बड़ा नहीं है, ये तो बिल्कुल छोटा है। तो आप सोचो कि एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है, ये वाला जो लग रहा है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स है। ये वाला जो लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है। कौन वाला भाई? ये वाला। ये वाला जो लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस टाइम ऑफ एक्शन T2 - T1, ये होगा एक्सट्रीमली स्मॉल टेंडिंग टू 0। क्यों? चलो एक्सटर्नल फोर्स मान लो 40 न्यूटन लगा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻ कितना होता है ये भाई? 10⁻⁻6 सेकेंड।
क्या वैल्यू हुआ भाई इम्पल्स का, यानी चेंज इन मोमेंटम, ये कितना लाएगा, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 40 डिवाइडेड बाई 10 का पावर ये -6, मतलब इस पर 6 जीरो लगाओगे, एक जीरो मान लो कैंसिल भी हो जाएगा, तो 4 पे यहाँ डिवाइड करेंगे 5 जीरो से, ये वैल्यू कितना आएगा, तो 0.0000 ऐसे करके आएगा। तो आप सोच लो भैया कि यहाँ पे इफ़ेक्ट जो है किसी एक्सटर्नल फोर्स अगर लग रहा है ड्यूरिंग कोलिजन या एक्सप्लोजन, अगर एक्सटर्नल फोर्स लग भी रहा है तो उसका कितना वैल्यू है और कितने टाइम के लिए लग रहा है। जो भी वैल्यू है ये इतना स्मॉल टाइम के लिए लग रहा है, ये वाला टाइम इंटरवल जो है ये इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल टाइम है कि एक ये छोटा इसके रिस्पेक्ट में तो बहुत छोटा, और ये इतना छोटा टाइम से जब मल्टीप्लाई होता है तो इसका इफेक्ट टेंडिंग टू जीरो होने लगता है। क्या होने लगता है, टेंडिंग टू जीरो, मतलब इवन इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ड्यूरिंग कोलिजन एंड एक्सप्लोजन, तो सिंस टाइम इंटरवल इज सच ए स्मॉल वैल्यू दैट इफेक्ट ऑफ द फोर्स, ये है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ध्यान देना, ड्यूरिंग कोलिजन और एक्सप्लोजन टाइम। समझ में आया? एक्सप्लोजन या कोलिजन के टाइम में ये इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इतना स्मॉल है टेंडिंग टू जीरो कि इसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सब लोग ध्यान से बस लास्ट सेंटेंस आज का सुन लें। मोमेंटम कौन चेंज करता है, किसी सिस्टम का मोमेंटम कौन चेंज करता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स। किसी भी सिस्टम का मोमेंटम कौन चेंज करता है भाई, तो नेट एक्सटर्नल, इंटरनल से तो चेंज होता नहीं है। लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, ये कार में बैठ के कार को धक्का मारेंगे तो उससे नहीं मोमेंटम चेंज होगा। एक्सटर्नल फोर्स चेंजेज मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वही तो हमारा फोर्स होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स ओनली कैन चेंज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और एक्सटर्नल फोर्स ड्यूरिंग दिस स्मॉल टाइम ऑफ कोलिजन और स्मॉल टाइम ऑफ एक्सप्लोजन, इतना कम टाइम है कि एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो भैया जब एक्सटर्नल फोर्स ही मोमेंटम चेंज कर सकता है और इफेक्ट जो है एक्सटर्नल फोर्स का वो टेंडिंग टू जीरो है, मतलब जो मोमेंटम चेंज कर सकता है सिस्टम का वो खुद ही उसका इफेक्ट ऑलमोस्ट जीरो है, तो इसका मतलब वो चेंज ही नहीं कर पाएगा। अब एक्सटर्नल फोर्स लग के भी इतना कम टाइम ऑफ इंटरवल है कि इसमें तो हो ही नहीं पाएगा कुछ इफेक्ट, तो उसको काउंट करने की ज़रूरत क्या है। इसका मतलब इवन इफ एक्सटर्नल फोर्स हो तो ड्यू टू दिस वेरी वेरी स्मॉल टाइम इट्स इफेक्ट इज नेग्लिजिबली स्मॉल, हेंस इट कैन बी डिस्कार्डेड, और डिस्कार्ड कर देंगे तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर मोमेंटम इक्वल ही रहेगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम टेंडिंग टू जीरो है। चेंज इन मोमेंटम ही तो होता है इम्पल्स, इम्पल्स जो होता है वही तो होता है चेंज इन मोमेंटम। तो भैया जो एक्सटर्नल फोर्स ही मोमेंटम में चेंज लाता है, और एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट हमने देखा कि वो टेंडिंग टू जीरो है, तो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन और एक्सप्लोजन टाइम इज टेंडिंग टू जीरो ड्यू टू डेल्टा टी, जो T2 - T1 है वो एक्सट्रीमली स्मॉल है इसलिए। और ये जब एक्सटर्नल फोर्स जब हमारा इफेक्टलेस है तो फिर उसका काउंट करने की ज़रूरत नहीं। क्यों इफेक्टलेस है, क्योंकि टाइम इंटरवल वेरी वेरी स्मॉल है। कोलिजन और एक्सप्लोजन यही दो केस हैं ऐसे जिसमें इतना स्मॉल टाइम इन्वॉल्व होता है, और इतना स्मॉल टाइम इन्वॉल्व है डेल्टा टी, इसलिए इस दो स्पेशल फिनोमेना के लिए मोमेंटम कंजर्व करेंगे, क्योंकि मोमेंटम में कोई चेंज ही नहीं आ पाता। टेंडिंग टू जीरो मतलब चेंज इन मोमेंटम भी टेंडिंग टू जीरो, इसलिए जो बिफोर वही आफ्टर। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ये है वो टेंडिंग टू जीरो है। तो चेंज इन मोमेंटम टेंडिंग टू जीरो मीन्स इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। बोलो भाई, ठीक है? अरे समझ में आया? यस सर। इसलिए हम लोग इन केस ऑफ कोलिजन एंड एक्सप्लोजन हम लोग अप्लाई करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, और उसको मैंने यहाँ लिख दिया था। इन केस ऑफ एक्सप्लोजन एंड कोलिजन वी अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स विदाउट कंसीडरिंग द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। क्यों? क्योंकि डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो होता है, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट भी टेंडिंग टू ज़ीरो होता है, और इसी को बोलते हैं डेल्टा पी।
P फाइनल माइनस P इनिशियल, इसलिए ये भी होगा टेंडिंग टू 0, इसलिए P फाइनल होगा P इनिशियल। समझ गए? इसलिए आप क्या करेंगे, कोलिजन और एक्सप्लोजन के लिए जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर अप्लाई कर देंगे आंख बंद करके। बोलो हो जाएगा भाई? यहाँ तक क्लियर है? तो अब हम लोग एंड करें क्योंकि टाइम हो गया है।